Good morning, guys. Welcome to Priyag ITI channel. Today we will continue our ongoing series of modern history. अभी तक हमने पढ़ा कि हाउ द ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड द मैसूर, हाउ द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड द बंगाल. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे मराठास के बारे में कि कैसे मराठा एम्पायर. अभी तक हमने जो भी डिस्कशन की उसमें हम ये कुछ जान चुके थे. अब केवल मराठा ही एम्पायर बचा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर पे कैसे ओवरथ्रोन किया इंडिया में. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग द एंग्लो मराठा और एंग्लो मराठा वॉर के स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना की जरूरत है कि मराठास के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानने की जरूरत है कि मराठास का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया में चल रहा था और क्यों मराठास को ये कहा जाता था कि वो ही एक ऐसे पावरफुल कंटेंडर थे जो कि ब्रिटिशर्स को कॉन्टेस्ट कर सकते थे, जो ब्रिटिशर्स के कॉन्टेस्ट में जा सकते थे. ठीक है. एक वही मराठा एम्पायर थे, मतलब एक वही एम्पायर था मुगल एम्पायर के बाद, माइटी मुगल एम्पायर के बाद, कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो सकते थे, अकेले खड़े होने वाले पावर वही थी. ठीक है. और ये बाद में ऑल इंडिया पावर भी बनते हैं लगभग 1739 या 40 के करीब में जाके, जब ट्रीटी ऑफ दोहरा साइन होती है 1737 में. तो ये बैटल, इस बैटल के बाद, इस ट्रीटी के बाद वो लगभग ऑल इंडिया पावर हो जाते हैं. ठीक है. तो आज हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. ये सारी पॉइंट्स लिखे हुए जिस पॉइंट पे आज हमको डिस्कशंस करनी है. ठीक है. तो देखिएगा, मराठास की कहानी कुछ शिवाजी से हम स्टार्ट करते हैं. शिवाजी मराठा एम्पायर के एक बहुत ही बड़े लीडर थे. सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, सबसे बड़े लीडर जो स्टार्टिंग फेज में हुए वो शिवाजी हुए. शिवाजी एक ऐसे रूलर थे जो हिंदुत्व को बिलीव करते थे, हिंदुज्म को प्रमोट करते थे. ठीक है. 1674 में उन्होंने मतलब हिंदू पटशाही, एक उनकी जो हिंदू के मोटिव थी, हिंदू कास्ट को आगे बढ़ाने की जो मोटिव थी, उसको हिंदू पटशाही कहते थे कि हिंदुओं का राज हो, हिंदुओं को पद मिले. तो ये हिंदू पटशाही वाली बात है, हिंदुइज्म को प्रमोट करना, मतलब द कंसेप्ट ऑफ प्रमोटिंग द हिंदुइज्म. फाइनली 1774 में क्या होता है, 1674 में वो उन्होंने रायगढ़ में अपने आप को छत्रपति का टाइटल दिया. ठीक है. शिवाजी टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति इन 1674. ठीक है, कोई बात नहीं. 1680 में शिवाजी की डेथ होती है, डाइड होते हैं. शिवाजी की डेथ होती है 1680 में. अब 1680 में जब शिवाजी की डेथ होती है तो उनके दो सन रहते हैं, दो बेटे रहते हैं. कौन कौन से दो बेटे रहते हैं? एक में रहते हैं संभाजी और दूसरा रहते हैं राजाराम. ठीक है. संभाजी और राजाराम. संभाजी के बेटे रहते हैं साहू और राजाराम के बेटे शिवाजी सेकंड. ठीक है. राजाराम की वाइफ का नाम रहता है ताराबाई. जानना जरूरी इसलिए क्योंकि अभी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग फेज में. तो उनके जो मतलब उनकी वाइफ रहती है, उनका नाम ताराबाई रहता है और राजाराम उनके बेटे रहते हैं. संभाजी के बेटे साहू जी रहते हैं. होता क्या है, औरंगजेब ने संभाजी पे अटैक किया. ठीक है. औरंगजेब की जब डेक्कन पॉलिसी स्टार्ट होती है, जब वो डेक्कन की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है, तो वो जाता है मराठास पे अटैक करना है. मराठास पे जब वो अटैक करता है तो संभाजी पे उसने अटैक किया. संभाजी पे उसने अटैक किया और संभाजी वो स्टिल्ड इन दैट बैटल. ठीक है. संभाजी डेथ हो जाती है संभाजी की उस बैटल में, और वो उनके बेटे शाहू को कैप्चर करके लेके जाता है. कौन? औरंगजेब. ठीक है. ये बड़े भाई रहते हैं. दूसरे पे जब इसी बात का रिवेंज लेने के लिए राजाराम केम इनटू द इफेक्ट, और राजाराम क्या करते हैं, अटैक करते हैं औरंगजेब पे. ही वाज आल्सो लॉस्ट दिस बैटल एंड ही वाज आल्सो डाइड. वो भी इस बैटल में हार जाते हैं बाद में 1700 के अराउंड में, अराउंड 1700. ठीक है. अराउंड 1700 के अराउंड दोनों लोग, राजाराम भी और संभाजी, दोनों लोग की डेथ हो जाती है. पहले औरंगजेब अटैक करता है किस पे? संभाजी पे. औरंगजेब. ठीक है. औरंगजेब अटैक ऑन संभाजी, ही वाज डाइड, साहू वाज टेकन एज अ कैप्टिव. ठीक. राजाराम 1700 में इस चीज का रिवेंज लेने के लिए अटैक करते हैं औरंगजेब पे, हार जाते हैं ये बैटल. हारने के बाद क्या होता है कि शिवाजी सेकंड उस समय बहुत छोटे रहते हैं. ठीक है. और शाहू जी उस समय कैप्चर ही रहते हैं. तो फिर रूल कौन करे? तो रूल करने के लिए उनकी वाइफ, राजाराम की वाइफ ताराबाई एक्शन में आती है. ताराबाई मराठा एम्पायर की रूलिंग संभालती है, वो रूल करना स्टार्ट करती है. रूल करने के लिए उन्होंने कुछ एफिशिएंट लीडर्स का, एफिशिएंट लोगों का सपोर्ट मिलता है. वो लोग थे जैसे कान्होजी आंग्रे हो गए, बालाजी विश्वनाथ हो गए, नरसिंह यादव हो गए. ये तीनों लोग बहुत ही एफिशिएंट लीडर्स थे, बहुत ही एफिशिएंट एडवाइजर थे उनके, जिनकी मदद से ये मराठा एम्पायर को संभालती है और मराठा एम्पायर को की रूलिंग करना स्टार्ट करती है. कौन? ताराबाई. ठीक है. लेकिन 1707 में जब
आपके शाह आलम, जब शाह आलम फर्स्ट रूलर बनता है, मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद जब शाह आलम फर्स्ट बनता है, क्या बनता है, रूल बनता है, मुगल एम्पायर का रूलर बनता है, तो कहानी क्या होती है कि शाह आलम फर्स्ट एक ऐसा रूलर रहता है कि जिसने आसपास की चीजों के साथ ट्रीटीज किया, मतलब आसपास के जितने भी उनके एनिमीज थे, क्योंकि हमने बताया था कि आखिरी समय में औरंगजेब के काफी उसने दुश्मन पाल लिए, तो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के चक्कर में उसने इतने दुश्मन पाल लिए थे। नॉर्थ इंडिया में जाट्स हो गए थे, सिख हो गए थे, उसके बाद मराठास हो चुके थे, डेक्कन में इन्होंने अटैक किया ही था, तो डेक्कन के जितनी भी इनकी वहाँ के एम्पायर्स थे, छोटे मोटे सेटलमेंट्स थे, वो सारे इनके खिलाफ थे। किसके? मुगल एम्पायर के खिलाफ थे। तो उसने क्या किया कि उसने म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किए। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स मतलब म्यूचुअल बातें करना स्टार्ट किया, लड़ाई से निपटारा ना करके उसने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपने पॉलिसी में, अपने फॉरेन पॉलिसी में। किसने? शाह आलम फर्स्ट ने। तो शाह आलम फर्स्ट ने साहू जी को भी रिलीज कर दिया 1707 में। अब साहू जी को मुगल एम्पायर से रिलीज किया जाता है, तो मुगल एम्पायर को रिलीज करने से ये बात से रिलीज नहीं किया जाता है कि उसने यहाँ पे फ्रेंडली बिहेवियर दिखा के साहू को रिलीज नहीं किया था। इससे दो कारण से यहाँ पे साहू को रिलीज किया गया। एक तो पहला कि ये मैसेज है कि मराठा से वो लड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब मराठा से उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहते हैं। कौन? आपका मुगल। ठीक है। दूसरा एक और भी जो पीछे की कॉन्स्पिरेसी, जो इंटरनल इशू था साहू जी को रिलीज करने का, वो ये था कि ताराबाई वहां पे रूल कर रहे हैं, जब हम साहू जी को रिलीज करेंगे तो साहू जी वहां पे जाएंगे और तारा जी और साहू जी में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अरे बस समझ में, ताराबाई और साहू जी का कॉन्फ्लिक्ट, ताकि वो आपस में भिड़े रहेंगे तो फिर भी वो मुगल की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को, इस विचारधारा के साथ किसको रिलीज किया जाता है? यहाँ पे साहू को रिलीज किया जाता है। होता भी लगभग वही है। उसके बाद देखिए साहू को भेजा जाता है, वहां पे स्वदेशमुखी टैक्स लगता है। दो तरह के टैक्स जो मराठास लेते थे, एक था स्वदेशमुखी टैक्स, जो डेक्कन एरिया में लगता था। स्वदेशमुखी क्या था? तो दिस इज 1/10 ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है। सॉरी, स्वदेशमुखी वाज ट्रेड टैक्स। दैट इज, और इसका पार्ट जो था वो 1/10 था। ठीक है। और दूसरा था चौथ, 1/4 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो कि टैक्स कैश में भी पेमेंट किया जा सकता था जिसका, और जिसका आप उसमें भी कर सकते थे, कैश और क्या कहते हैं उसको, प्रोड्यूस, दोनों में ही ये टैक्सेस अलाउड थे करना। ठीक है। तो ये हमारी थी कहानी सॉरी, टैक्स की, कि कैसे टैक्सेशन वाज इम्पोज। ठीक है। अब देखिए टैक्सेशन वाज इम्पोज मतलब कि कैसे वो टैक्सेशन लेते थे। यहाँ पे ये वो टैक्सेशन थे जो हुआ करते थे। ये ट्रेडिंग टैक्स था, स्वदेशमुखी वाज ट्रेडिंग टैक्स, एंड चौथ वाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स था, जो कि 1/4 था। नाम से ही पता चला 1/4। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/4 था। कैश में भी दे सकते थे, मतलब मनी में भी दे सकते थे, करेंसी में दे सकते थे, या फिर जो प्रोड्यूस हुआ उसमें आपको देना था। तो ये दो तरह के टैक्स थे। तो साहू जी को जब रिलीज किया गया तो स्वदेशमुखी टैक्स को लेने का राइट के साथ भेजा मुगल एम्पायर ने। ठीक है। उस डेक्कन एरिया में हुआ भी वही चीज। जैसे ही वो जाते हैं, पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाती है। किसके साथ? ताराबाई के साथ। ताराबाई के साथ तुरंत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है पावर के लिए जाते ही। डिप्लोमेटिकली साहू जी जब वहां पहुंचते हैं तो वो, उनका ये कहना था कि बेटे के मतलब एक बेटे के हम बेटे हैं, तो रूलिंग करने की जो वो होती है, मतलब रूलिंग करने की जो पावर होनी चाहिए वो मेरी होनी चाहिए। ताराबाई वैसे भी एक वुमेन है, वो कैसे रूल संभाल सकती है? तो ये बात काफी लोगों को उस समय, वैसे भी देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी डोमिनेट थी, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को सही भी लगी कि ठीक है, कैसे एक औरत कैसे किसी एम्पायर को संभालेगी, कमजोर एम्पायर हो जाएगा, इसलिए हम साहू जी को प्रमोट करते। तो यहाँ से बालाजी विश्वनाथ और धनु सिंह जादव, दोनों ही लोग जो ताराबाई को मदद कर रहे थे, वो दोनों के दोनों लोग साहू जी की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। वो तुरंत साहू जी की तरफ फाइट में चले जाते हैं। कौन कौन? बालाजी विश्वनाथ और धनु सिंह जादव, दोनों लोग
साहू को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ साहू को मुगल एम्पायर मराठा एम्पायर का सर्वे सर्वा बना देना चाहिए, उनको इसका चार्ज दे देना चाहिए। कान्होजी आंग्रे अभी भी ताराबाई की तरफ रहता है, कान्होजी आंग्रे इस बात के सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर फाइनली क्या होता है कि इन लोगों में लड़ाई होती है, इन लोगों में बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो कान्होजी आंग्रे दानाशेर जादव को मतलब एक बैटल में कान्होजी आंग्रे ने दानाशेर जादव को हरा दिया। लेकिन बाद में बालाजी विश्वनाथ एक बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट थे, तो उन्होंने पूरी सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर दिया। मतलब पूरी डिप्लोमेटिकली ये पूरा का पूरा इशू सॉल्व हो जाता है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पे लड़ाई खत्म हो जाती है और बालाजी विश्वनाथ ने इस पूरे इशू को सॉल्व कर दिया। अब पूरे इशू में होता क्या है, तो पूरे इशू में वही कहानी होती है कि आप मराठा एम्पायर जो है वो सॉरी हाँ जो मराठा एम्पायर का रूलर है वो कौन बनेगा, साहू जी बनेंगे। और उनको उनको किसको, ताराबाई को एक छोटा सा एम्पायर को दे दिया जाता है, किसी एक छोटा एम्पायर का उनको वहां का राजा बना दिया जाता है। क्या ठीक है, आप यहाँ का संभालिए। तो ये कहानी आपकी चल रही थी मराठा एम्पायर की उस समय। तो कहने का मतलब है कि जो पूरी कहानी जो थी वो पूरा सॉल्यूशन किसने निकाला, बालाजी विश्वनाथ ने 1712 में 1712 में निकाला। ठीक है, वही 1712 में डिप्लोमेटिकली पूरी इशू सॉल्व होती है। पहले युद्ध होता है जिसमें कान्होजी आंग्रे किसको हराते हैं, दानाशेर यादव को। दानाशेर यादव को डिफीट ही नहीं करते, डेड भी हो जाते हैं दानाशेर ओनली की। तो बालाजी विश्वनाथ ने इस मैटर को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया, समझाया किसी तरीके से कि ठीक है आप संभालिए इसको। और फाइनली ताराबाई से डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। ताराबाई को कोल्हापुर का रूल दिया जाता है। ठीक है, कोल्हापुर का रूल ताराबाई को दिया जाता है। बाकी मुगल एम्पायर की जो पावर थी वो पूरी की पूरी शाहू जी को दे दी जाती है। ठीक है, तो ताराबाई को कहाँ का रूल दिया जाता है, कोल्हापुर। कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर का रूल ताराबाई को दिया जाता है। बाकी पूरी जो थी वो शाहू जी को मराठा एम्पायर दे दिया जाता है 1713 में। और 1713 में उसके बाद 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ बिकम द पेशवा इन 1713। और पेशवा एक ऐसी पोस्ट थी कि जो रूलर से ऊंची थी। ठीक है, वहां पे पेशवा की जो पोस्ट थी वो रूलर से ऊपर थी। मतलब रूलर एक नामात्र का राजा कहा जाता था, लेकिन जो कि सारी पावर, डिसीजिव पावर जो भी होती थी वो सारी पेशवा के हाथ में होती थी। मतलब चाहे इकोनॉमिक पावर हो, चाहे वॉरफेयर की पावर हो, कोई भी डिसीजनल पावर, इनफैक्ट उस स्टेट का, पूरे मुगल एम्पायर के स्टेट का कोई भी जो डिसीजनल पावर था वो किसके पास था, बालाजी विश्वनाथ के पास था। बालाजी विश्वनाथ मतलब पेशवा के पास था। 1713 में पेशवा बनते हैं। ठीक है, 1713 में पेशवा बनने के बाद लेकिन बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है 1720 में। कौन डाइड इन 1720? ठीक, 1720 बालाजी विश्वनाथ की डेथ 1720 में हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720। ठीक है, अब बालाजी विश्वनाथ के बेटे सन रहते हैं कौन, बाजीराव वन। बाजीराव वन बिकम द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, बाजीराव वन बिकम द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट आर्मी जनरल, बहुत ही बड़ा डिप्लोमेट। यू कैन कि जो पर्सनल डेस्पोटिज्म की हमने बात की थी कि मुगल एम्पायर, माइटी मुगल्स में जो पर्सनल डेस्पोटिज्म था औरंगजेब के अंदर, अकबर के अंदर, जहांगीर के अंदर, जिन्होंने उस एम्पायर को अपने दम पे किया था। आप देखिए कि मुगल एम्पायर का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था कि जहां पर्सनल डेस्पोटिज्म कम होती है, मतलब जहां पे कमजोर रूलर आते हैं, जैसे लेटर मुगल के पास कमजोर रूलर आते हैं, द होल एम्पायर बिकेम डिक्लाइनिंग एंड दे डिक्लाइंड। क्यों? क्योंकि वो पूरे सिस्टम को नहीं संभाल पाते, पूरा सिस्टम को उनका कंट्रोल ही नहीं रहता है। लेकिन वही चीज यहाँ भी होता है। बाजीराव वन बिकम द पेशवा इन 1720 एंड ही वाज एन एफिशिएंट आर्मी जनरल एफिशिएंट, अ वेरी गुड डिप्लोमेट। तो यही एक समय था, यही एक मराठा एम्पायर का एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने मराठास को ऑल इंडिया पावर बनाया। ठीक है, ऑल इंडिया पावर बनाने के लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था वो बाजीराव वन थे। बाजीराव वन ने ही मराठास को अपने एपेक्स लेवल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यही थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में इनको इन्हीं के लीडरशिप में मराठास जो है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ एक्सपेंड करते हैं। इन्हीं के लीडरशिप में पूरी डेक्कन एरिया वो जीतते हैं। इन्हीं के लीडरशिप में लगभग 1740 के करीब में इन्हीं का लीडरशिप रहता है। सॉरी, बाजीराव वन का रहता है। इन्हीं के लीडरशिप, इनके बाद के सक्सेशन के लीडरशिप में बंगाल पर अटैक किया जाता है, अवध जीता जाता है, डेक्कन जीता जाता है,
हैदराबाद को हराया जाता है। तो सब लोग इन्हीं के ही अंडर में सारी कहानियां होती हैं बाजीराव वन के दिन में, ठीक है। इन्होंने भी हिंदू पदशाही के फॉर्मुलेशन को आगे बढ़ाया था। इन्होंने भी हिंदू राज्य की मतलब हिंदुइज्म के प्रमोशन के ये भी प्रमोटी थे। इन्होंने भी सपोर्ट किया था क्रिएशन ऑफ हिंदू नेशन का, ठीक है। कौन? तो बाजीराव वन। अब देखिएगा बाजीराव वन के कुछ इंपॉर्टेंट जो बैटल्स थे जिन्होंने किया। तो देखिए सबसे पहले 1720 में बाजीराव वन का बैटल ऑफ पलखेड़ होता है। 1725 में आपको हमने बताया था निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की एस्टेब्लिशमेंट की थी, द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। 1725 में करने के बाद 1726 से मराठा एम्पायर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उसकी, और 1726 से ही मराठा एम्पायर में टैक्सेशन को लेके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसके किसके बीच में? मराठास के बीच में और हैदराबाद के बीच में। मराठा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर रहते हैं और उसमें मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर में रहते हैं। तो तुरंत 1726 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है हैदराबाद के साथ। उसी समय में उसी वक्त में होता क्या है कि 1726 में शिवाजी के बेटे आ जाते हैं संभाजी सेकेंड, ठीक है। एंड संभाजी सेकेंड बिकम द रूलर ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर के रूलर यही यहाँ वाले रूलर ताराबाई के, ठीक है। तो यहाँ पे संभाजी सेकेंड इसी समय में 1726 को यहाँ लिख देता हूँ 1726 संभाजी रूलर ऑफ कोल्हापुर, रूलर ऑफ कोल्हापुर, ठीक है। संभाजी बिकम द रूलर ऑफ कोल्हापुर इन 1726, ठीक है। टैक्सेशन को लेके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है किसके किसके बीच में? तो निजाम के बीच में और मराठास के बीच में। फाइनली होता क्या है कि और एट लास्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहती है वो जाके किस पे खत्म होती है? बैटल ऑफ पलखेड़ पे। बैटल ऑफ पलखेड़ में बाजीराव वन ने हराया था किसको? इट वाज द बैटल 1728, ठीक है। 1728 का जो बैटल था वो बैटल किसके किसके बीच था? तो बाजीराव वन और निजाम के बीच में। निजाम, ठीक है। 1728 का जो बैटल था बैटल ऑफ पलखेड़ किसके किसके बीच में था? तो बाजीराव वन और किसके बीच में था? निजाम के बीच में, वर्सेस निजाम, ठीक। बाजीराव वन वर्सेस निजाम। निजाम वाज डिफीटेड इन दिस बैटल। बाजीराव वन इस बैटल को जीत जाते हैं, ठीक है। बाजीराव वन इस बैटल को जीतते हैं और फिर तुरंत टैक्सेशन की इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। बाजीराव वन को इस इनके एरिया में मतलब इनके निजाम के एरिया में अब तो टैक्सेशन भी अलाउड हो जाता है कि हाँ मराठास जो होंगे वो निजाम के एरिया में टैक्सेशन को कलेक्ट करेंगे। एक तो ये परमिशन मिल जाती है और दूसरी ये भी बात हो जाती है कि निजाम भी टैक्स देना स्टार्ट कर जाते हैं मराठास को। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस बैटल को हारने के बाद काफी प्रॉब्लम होती है निजाम को टैक्स देना पड़ता है मराठास को, और मराठास भी उस एरिया में अलाउड हो जाते हैं, मतलब मराठास भी अलाउड हो जाते हैं निजाम के एरिया में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और निजाम ने गलती की कि जब कॉन्फ्लिक्ट का एरिया चल रहा था तो 1727 में पुणे का 1727 में पुणे का किंग बना देता है संभाजी को। तो ये भी एक बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि संभाजी कंटिन्यूसली पेशवा के खिलाफ रहता है। संभाजी ताराबाई का के मतलब साथ का रहता है, इसलिए वो कंटिन्यू बाजीराव वन और पेशवा के खिलाफ रहता है। तो ये भी एक बात अच्छी नहीं लगी थी बाजीराव वन को। फाइनली बैटल ऑफ पलखेड़ होता है। बैटल ऑफ पलखेड़ के बाद जो ट्रिटी साइन होती है दैट वाज नोन एज ट्रिटी ऑफ मुंगी शिवगांव, ठीक है। जगह का नाम है ट्रिटी ऑफ मुंगी शिवगांव। ट्रिटी ऑफ मुंगी शिवगांव साइन होती है और उस मुंगी शिवगांव ट्रिटी में यही डिसाइड होता है कि उस एरिया का टैक्सेशन निजाम मराठास वाज अलाउड टू कलेक्ट द टैक्स इन एरियाज ऑफ निजाम एंड निजाम हैव टू गिव द सम टाइप ऑफ टैक्स टू द मराठास, ठीक है। तो दोनों चीज यहाँ पे दोनों तरफ से लॉस होता है किसको? निजाम को इस बैटल में फाइनली, ठीक है। उसके बाद 1731 आता है जिसमें हमने लिखा है ट्रीटी ऑफ वर्ना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्ना किसके किसके बीच में साइन हुआ? तो ट्रीटी ऑफ वर्ना वाज साइन बिटवीन बाजीराव वन और दूसरा एंड संभाजी, ठीक है। बाजीराव वन एंड संभाजी, इन लोग के बीच में ट्रीटी ऑफ वर्ना साइन होती है 1731 में। और इसके बाद संभाजी कभी भी पेशवा के खिलाफ नहीं होते। ये ट्रीटी ही साइन हुई थी इसीलिए
लड़ाई के बाद ये चिट्ठी साइन होती है और इस चिट्ठी के बाद कभी भी पेशवा के खिलाफ नहीं होते हैं कौन, संभाजी। तो देखिए धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है कि हैदराबाद साथ में आ रही है, हैदराबाद साथ में आ चुकी है, उसके बाद हैदराबाद में कंट्रोल में आ रहा। उसी मीन टाइम में ये कहानी हुई 1731 में। 1737 में बैटल ऑफ दिल्ली होता है। बैटल ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली पे मराठास अटैक कर देते हैं 1737 में। 1737 में जब मराठास अटैक करते हैं तो वो बाजीराव वन के लीडरशिप में अटैक नहीं करते हैं। उसको जो अटैक किया जाता है, उनका जो लीडर बनाया जाता है वो मल्हारराव होलकर को बनाया जाता है। ठीक है, मल्हार राव होलकर। मल्हारराव होलकर की लीडरशिप में 1737 में दिल्ली पे अटैक किया जाता है मराठास के द्वारा। ठीक है, 1737 में कौन था रूलर, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वाज द रूलर। उस समय मुगल एम्पायर का रूलर कौन था, मतलब मोहम्मद शाह था। ये बैटल जीत जाते हैं, मतलब द दिल्ली वाज डिफीटेड, मुगल एम्पायर इस बैटल में हार जाती है। अब देखिए कि 1737 में एक बार फिर से निजाम, जिसमें बैटल ऑफ भोपाल कहा जाता है, एक बार फिर निजाम क्या करता है, लड़ाई करने आ जाता है बाजीराव वन से। फिर वो बैटल फील्ड में आता है कौन, निजाम। निजाम लड़ने आता है बाजीराव वन से फिर इस बैटल में, जिसका नाम था बैटल ऑफ भोपाल। और इसमें जो बैटल ऑफ भोपाल हुआ था, इसमें दो लोग मिलकर लड़ रहे थे। मतलब एक तो मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर की पावर लड़ रही थी, क्योंकि मुगल एम्पायर को इसने 1737 में हरा चुका था मल्हारराव होलकर के लीडरशिप में। तो इसीलिए यहाँ पे दो लोग मिलकर लड़ रहे थे, एक तो निजाम लड़ रहा था और दूसरा जो लड़ रहा था वो कौन लड़ रहा था, तो साथ में मोहम्मद शाह की आर्मी भी लड़ रही थी। फाइनली दोनों लोग इस बैटल में हार जाते हैं, फाइनली उनकी पूरी आर्मी हार जाती है। बाजीराव वन बिकम द विक्टोरियस इन बैटल ऑफ भोपाल। बैटल ऑफ भोपाल में भी बाजीराव वन रूल करता है। तो यहाँ पे देखिएगा बैटल ऑफ भोपाल से दो पावर हार चुकी थी। एक यहाँ पे ये पावर तो हार चुकी थी, लेकिन बैटल ऑफ भोपाल में फाइनली मुगल एम्पायर भी हार चुका था और निजाम भी हार चुका था। तो 1737 के बैटल ऑफ भोपाल में दोनों ही बड़ी पावर हार चुकी थी। और 1737 के बाद जो ट्रीटी होती, ट्रीटी ऑफ दोरहा, ठीक है, ट्रीटी ऑफ दोरहा जो होते बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी। इसी ट्रीटी ने बाजीराव वन को या मराठा एम्पायर को ऑल इंडिया पावर बताया, ट्रीटी ऑफ दोरहा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ दोरहा में क्या कहा जाता है, तो ट्रीटी ऑफ दोरहा में ये कहा जाता है कि अब जो मुगल एम्पायर है वो मराठा एम्पायर के अंतर्गत काम करेगा और मराठा एम्पायर उसको पेंशन देगा। ठीक है, मराठा एम्पायर उसको पेंशन देगा। और मतलब जो भी मुगल एम्पायर है अब वो किसके रूल में आएगा, अब वो मराठास के अंडर में आएगी। 1737 में ये बात डिसाइड होता है। तो जब मुगल एम्पायर जो कि सेंट्रल पावर मानी गई है इंडिया की हमेशा से, 1700 जो दिल्ली में बैठा था सेंट्रल पावर मानी गई, तो 1737 में ट्रीटी ऑफ दोरहा के बाद वही मराठा एम्पायर के नीचे आ गए। मराठा एम्पायर को एनुअल टैक्सेशन देना था, साल भर का उनको पैसा देना था वहां पे रूल करने के लिए। तो फाइनली जब मुगल एम्पायर जो सेंट्रल पावर जो थी वो मराठास के एम्पायर आ गई, तो वो ऑल इंडिया पावर वैसे ही बन गया। तो ये फाइनली यहाँ पे 1737 में इस तरीके से पूरी कहानी होती है और पूरा वो ऑल इंडिया पावर बन जाते हैं। डेक्कन जीत चुके हैं वो, दिल्ली के पूरे एरिया उनके तरफ थी, लगभग ऑलमोस्ट दे हैव वन एवरीथिंग इन दैट टाइम पीरियड। तो दे बिकम द ऑल इंडिया पावर। ठीक है, फिर यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर कहानी स्टार्ट होती है 1740 में। 1740 में क्या होता है, बाजीराव वन की डेथ हो जाती है। बाजीराव वन किसी वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहते हैं। उस समय एक सडन कह सकते हैं मराठा एम्पायर के लिए अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वॉर में, मतलब अनफॉर्चुनेटली 1740 में किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी प्रॉब्लम नहीं, किसी सॉरी क्या कहते हैं उसको, किसी डिजीज की वजह से बाजीराव वन की डेथ हो जाती है 1740 में। ठीक है, 1740 बाजीराव वन डाइड। बाजीराव वन डाइड। उसके बाद जो पेशवा बनते हैं वो 1740 से 1761 तक बालाजी बाजीराव बनते हैं। ठीक है, बालाजी बाजीराव 1740 से लेके 1761 के बीच में बालाजी बाजीराव भी बनते हैं। बालाजी बाजीराव वाज आल्सो अ वेरी एफिशिएंट रूलर। ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट आर्मी जनरल बालाजी बाजीराव वन भी। और शायद बालाजी बाजीराव वन का ही तक ही ये एक लास्ट ऐसे रूलर थे, मतलब एक ऐसे लास्ट पेशवा थे या आर्मी जनरल थे मराठास की, जिसके अंतर्गत मराठास अनबीटेबल कहे या फिर ये कहे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इन्हीं के इसी पेशवा के बाद, इन्हीं के बाद बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव के बाद ही
कोई ऐसा पेशवा नहीं हुआ जो इन लोग के मतलब इन लोग के कंपैरिजन में हो, इसीलिए मराठा एम्पायर में धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन देखिएगा, ग्वालियर सिंधिया, ठीक है, उसके बाद इंदौर होलकर। लेकिन मैं इसमें ये रहा हूँ कि जब बालाजी बाजीराव बनते हैं तो किया क्या जाता है कि उस मराठा एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मतलब डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं उनके पार्ट्स कर दिए जाते हैं मराठा एम्पायर के। मतलब वो रहेंगे तो एक पावर के अंडर में छत्रपति या मतलब पेशवा के ही अंडर में रहेंगे, लेकिन एक छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बांट देंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने छोटे छोटे स्टेट्स को डिवीजन कर दिया गया, उस डिवीजन का अपना अपना एक हेड बना दिया गया और कहा गया कि आप अपने एक्ट के अपने एरिया की अपनी खुद रूलिंग चलाइए, अपने एरिया में उनको टैक्स कलेक्ट करना, उनको आर्मी बनाना, इन सारी चीज़ों को परमिशन दे दिया गया। तो देखिए, एक ग्वालियर के इंदौर, इंदौर के होलकर, उसका बड़ोदरा, बड़ोदरा के गायकवाड़, ठीक है, पुणे के पेशवा, पुणे में पेशवा, संध्या होलकर गायकवाड़ पेशवा, नागपुर, ठीक है। तो ये आर्मी जनरल्स, ये डिविजन्स किए गए थे छोटे छोटे, जिसकी वजह से रूलिंग आसान हो। वो सारे के ये सारे ही चारों जो बच रहे हैं, ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, ये सारे ही के सारे अंडरगट आते थे पेशवा के। बाद तो ये भी एक और का कारण बनता है कि पेशवा ही क्यों हेड बनेगा मराठास का, हम क्यों नहीं बन सकते? अगर हम पेशवा से पावरफुल है तो हम भी बन सकते हैं। बाद में काफी लोगों ने इसका खिलाफ भी किया, होलकर है, सिंधिया है, ये लोगों ने बाद में हम देखेंगे कि बाद में ये इस बात के भी खिलाफ चाहते हैं कि पेशवा ही हमारा लीडर क्यों होगा, हम क्यों पेशवा के अंडरगट काम करें, अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो हमारे अंडरगट पेशवा को काम करना चाहिए। तो बाद में इसकी बात हम करेंगे, फिलहाल अभी देखिए। तो ये डिवीजन होती है, ठीक है, ये डिवीजन बालाजी बाजीराव के अंडरगट में होती है। साहू जी की डेथ हो जाती है 1749 में, साहू 1749 में डेथ हो जाती है साहू की। साहू की डेथ के बाद होता क्या है कि जितने भी पेशवा के पावर थे, बाजीराव पेशवा, बालाजी बाजीराव 1749 में बाद में पेशवा बनते हैं, लेकिन इस जितने भी मतलब पावर थी पेशवा की, वो सारी की सारी मराठा किंग में, मराठा किंग की सारी की पावर, जो भी मराठा किंग की पावर होती थी सारी की सारी जो थी वो चली गई किसमें, पेशवा में। जो थोड़ी बहुत बची भी थी वो चली गई, ठीक है। अब क्या होता है 1752, इसी समय 1749 में साहू के डेथ के बाद होता है, फिर बालाजी बाजीराव यहाँ संभालते हैं। इस समय अहमद शाह अब्दाली का अटैक चलता रहता है। 1747 के बाद हमने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली 1767 तक कई बार अटैक करता है। 1752 में अहमद शाह अब्दाली अटैक किया जाता है, 1752 अहमद शाह अब्दाली का अटैक, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है पंजाब में, ठीक है। पंजाब में वो बैटल में पंजाब और दिल्ली के में बैटल लड़ता है अहमद शाह अब्दाली, और वहीं से वापस लौट जाता है। उसने पंजाब के एरिया में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को बैठा के गया था, जिसका नाम था म्यून मिल्क, मैंने यहाँ लिखा भी है यहाँ इसको, म्यून मुल्क, ठीक है, म्यून उल मुल्क। ये कौन रहता है? ये पंजाब में 1752 के बैटल में पंजाब में अहमद शाह अब्दाली ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बैठा के गया था पंजाब में, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। लेकिन ये बात मराठास को पसंद नहीं आती है, मराठास उन पर अटैक करते हैं और 1752 में इसको डिफीट कर दिया जाता है। 1752 में ही मराठास पंजाब पे अटैक करते हैं, और किसके लीडरशिप में? तो रघुनाथ राव, रघुनाथ राव के लीडरशिप में 1752 में म्यून मुल्क पे अटैक होता है और ही वाज फाइनली डिफीटेड, ठीक है। फाइनली डिफीट करने के बाद मराठास भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठा देते हैं, ठीक। 1757 फिर 1757 में फिर आता है कौन? अहमद शाह अब्दाली फिर अटैक करता है यहाँ पे 1757। अहमद शाह अब्दाली अगेन अटैक ऑन पंजाब एंड ठीक फिर वहां के गवर्नर को रिप्लेस कर देता है अब्दाली, और अब की जो वहां के रूलर को बनाता है वो उसका बेटा रहता है तैमूर शाह। तैमूर शाह बिकम द
गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1757, और ये किसका बेटा था? अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। 1757 के बाद 1759, फिर 1759 में 1759 में अटैक कर देता है कौन? फिर अटैक कर देते हैं मराठास उन पे, दत्ताजी सिंधिया के लीडरशिप में। दत्ताजी सिंधिया की लीडरशिप में 1759 में फिर अटैक कर देते हैं और तैमूर शाह को वहां के पंजाब के गवर्नर से हटा दिया जाता है, और इसी बात को अहमद शाह अब्दाली पर्सनल ले लेता है। वो इस बात को डायरेक्ट अटैक समझ लेता है, और 1761 में फाइनली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, डेट 14th ऑफ जैन 14 जैन 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। और इसी बैटल के बाद, आफ्टर दिस बैटल, द होल मुगल एम्पायर केम टू एंड। मराठा एम्पायर की पूरी की जो पावर थी बहुत ज्यादा छिड़ होती, लगभग 30,000 ट्रेंड सोल्जर्स मारे जाते हैं बैटल ऑफ पानीपत में मराठास के। और सबसे बड़ी बात, इनके बहुत ही अच्छे आर्मी जनरल विश्वासराव, जो कि बालाजी बाजीराव वन के बेटे थे, और दूसरा सदाशिव भाव, ये दोनों लोग मेन आर्मी जनरल थे इस बैटल के। सदाशिव भाव और विश्वासराव कौन थे? बालाजी बाजीराव वन के बेटे थे। दोनों लोग इस बैटल में हार जाते हैं। दोनों ही लोग इस बैटल को, फाइनली दिस बैटल वाज ब्रूटली won by the कौन? अहमद शाह अब्दाली। और लगभग इसी के बाद मराठास एम्पायर की जो पावर रहती है वो टूट जाती है, क्योंकि मराठास एम्पायर के इसी में जनवरी में होता है, और जुलाई में बालाजी बाजीराव वन की डेथ हो जाती है। बालाजी बाजीराव डाइड। ठीक, जुलाई 1761 में बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। तो 1761 का बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही डिसिसिव बैटल होता है। इसके बाद मराठास की पूरी पावर लगभग छिड़ हो जाती है। कुछ सोर्स में लिखा है कि लगभग 30,000 ट्रेंड सोल्जर्स मराठास के किल्ड हुए थे इसमें, और इनके दो एफिशिएंट लीडर्स, इसका विश्वासराव और सदाशिव भाव, दोनों लोग आ चुके थे। तो इतनी बड़ी ट्रेंड आर्मी को लूज करने के बाद कोई भी आर्मी कमजोर पड़ जाएगी। तो इस बैटल के बाद ही मराठा एम्पायर की पावर्स पूरी तरीके से कम हो जाती है, और इसके बाद कोई ऐसा एफिशिएंट रूलर भी, जो कि मतलब कोई ऐसा एफिशिएंट ना तो आर्मी जनरल होता है जैसे बालाजी बाजीराव वन की तरह या बाजीराव वन की तरह, कोई भी इतना एफिशिएंट रूलर होता नहीं है, कोई भी इतना एफिशिएंट किंग होता नहीं है, इतना एफिशिएंट आर्मी जनरल कोई नहीं मराठा मुल्क में होता। इसलिए यहाँ से मराठा पावर डेड हो जाती है। मराठा पावर जो थी वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि इसी पावर को मैंने शुरुआत से 10 बार बता चुका कि यही एक पावर थी जिसको ये माना जाता था कि जो ब्रिटिश पावर के खिलाफ खड़ी हो सकती है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ी होने वाली एकमात्र मराठास की पावर थी। लेकिन 1761 के बैटल ऑफ पानीपत इतना डिसिसिव था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये थी पूरी कहानी इसकी 1761 तक की मराठास की। 1761 के बाद अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है कि हंट ऑफ पावर स्टार्ट हो जाता है। अब कोई मेजर लीडरशिप नहीं रहती। जैसे बाजीराव वन और बालाजी बाजीराव दोनों ने एक मेजर लीडरशिप पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। तो फाइनली इसके बाद हंट ऑफ पावर स्टार्ट होता है। तो उसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, और फिर वहीं से हम स्टार्ट करेंगे एंग्लो मराठा वार। इसी हंट ऑफ पावर का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने इन पर कब्जा जमाया, और फाइनली मराठा जो थे उनके अधिपति में चले जाते हैं। तो फाइनली हम अगले अपने वीडियो में इस बात का डिस्कशन करेंगे आगे, एंग्लो मराठा वार। तब तक के लिए थैंक यू।